Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fourth and the final lecture of Magnetism and Matter. बच्चों इस लेक्चर में हम लोग काफी डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे जो अब तक हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में नहीं देखा है ना। जैसे कि इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है। मतलब थोड़ा और हम लोग गहन अध्ययन करेंगे और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम लोग पढ़ाई करेंगे मैग्नेटिज्म की। और आखिरी में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है हिस्टेरेसिस। क्लियर है? तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। इन डिस्कसिंग हाउ करंट्स कॉज मैग्नेटिक फील्ड्स वी हैव अज्यूम्ड दैट द कंडक्टर्स आर सराउंडेड बाय वैक्यूम, है ना। हम लोगों ने हर जगह जो है वैक्यूम ही माना था, लेकिन जो एक्चुअल में हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का यूज हो गया, मोटर का यूज हो गया, जनरेटर हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, उनके अंदर हम लोग जो है ना आयरन कोर्स रखते हैं। और उसका रीजन ये है कि इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ये बात? तो इसी सारी बातों को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो बच्चों सबसे पहले वील फाइंड आउट कि ये बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अब तक हम लोगों ने देखा है कि द एटम्स दैट मेक अप ऑल मैटर contain moving electrons, है ना, and these electrons form microscopic current loops, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, that produce magnetic fields of their own. In many materials these currents are randomly oriented, है ना। उन सब मैक्सिमम जो मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये रैंडम ओरिएंटेशन होता है इन सारे लूप्स का, जिसकी वजह से कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होता है, देखिए लिखा है, बट इन सम मटेरियल्स एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन कॉज दीज लूप्स टू बिकम ओरिएंटेड प्रेफरेंशियली विद द फील्ड। मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड जो है अपने हिसाब से इन सारे लूप्स को क्या करवा देती है, ओरिएंट करवा देती है ना। सो देयर मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड टू द एक्सटर्नल फील्ड, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके हिसाब से ये सारे अलाइन हो जाते हैं और वो भी मिल करके, है ना, वो भी मिल करके साथ में मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं। और उसी केस में हम लोग कहते हैं कि जो मटेरियल है वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जंग जब होता है ना, जब वॉर होता है तो क्या होता है, वहां पर कुछ सेनापति होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि सेनापति जो है उसको लड़ना आता है, सब कुछ आता है ना, लेकिन अब वो क्या कर देता है कि वो अपने सिपाहियों को भी सिखा देता है कि भाई तुम्हें भी ऐसे लड़ना है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अब उनकी आर्मी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पहले तो सिर्फ सेनापति को आता था, तभी तो वो इतना हाई पोस्ट पर गया। अब उसने क्या किया, सिपाहियों को भी सिखा दिया, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, अब और ज्यादा आर्मी जो है वो क्या हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। तो चलिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का प्रिमिटिव मॉडल देखते हैं इन एन एटम। इसमें हम लोग यहाँ पर ये सिंपली कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से, जिस तरीके से एरो यहाँ दिखाया गया है उस तरीके से उस सेंस में घूम रहा है ना। मतलब हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि इसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो कैसा होगा, वो बेसिकली क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं तो I बराबर कितना लिख दूंगा, E अपॉन टी। यहां पर E क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और T क्या है, टाइम पीरियड, है ना। तो मैं यहां पर एवरेज करंट लिखूंगा E अपॉन टी, जो कि कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय, अब टाइम कितना लगा एक राउंड लगाने में से, तो वो हम लोग लिख देंगे 2 पाई R डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया EV अपॉन 2 पाई R। अब बच्चों अगर हमारे पास करंट आ गया तो हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना। म्यू बराबर होता है I इंटू ए, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यहां से देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी EV अपॉन 2 पाई R मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए म्यू की वैल्यू आ गई EVR डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा बच्चों हमारे को यह भी पता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा,
वो सिंपली हो जाएगा L इज इक्वल टू M इंटू वी इंटू आर। तो एक मैं रिलेशन यहां पर निकाल सकता हूं म्यू और कैपिटल L मतलब एंगुलर मोमेंटम के बीच में, जो कि कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू E अपॉन ट्वाइस ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L। तो ये बेसिकली क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाह रहा हूं, वो क्या है कि एटॉमिक एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो बेसिकली क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जहां पर h जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। बेसिकली h क्या कहलाता है, प्लैंक्स, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। तो बेसिकली बच्चों h डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एटॉमिक सिस्टम्स, है ना। जिस तरीके से स्मॉल e जो है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, उसी तरीके से h अपॉन 2 पाई क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एटॉमिक सिस्टम्स। इसके अलावा बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि h, है ना, h की वैल्यू जो है वो बेसिकली होती है 6.26, है ना, 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बता दूं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, और वो फिर इन लूप्स को क्या करती है, इस तरीके से अलाइन करवाती है जिस सच दैट कि उनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए। तो इस बात को कहने का और बेटर तरीका यह है कि टू से दैट अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वेक्टर इज अलाइंड with a magnetic field B vector really means that mu vector has its maximum possible component in the direction of B vector, है ना। मतलब कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट हो सकता है वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था कि सच कंपोनेंट्स आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो बच्चों की जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है h अपॉन 2 पाई। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि L जो है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, h अपॉन 2 पाई। तो हम लोग म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू E अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 पाई, है ना। तो अगर ये हम लोग लिखेंगे L के बदले, तो ये बेसिकली अपने को क्या दे देगा, ये दे देगा अपने को फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है ये बात। तो ये हमने कैसे हासिल किया, हमें ये पता था कि म्यू बराबर हो जाएगा E अपॉन 2m इंटू एल, और L की अगर मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो वो अपने को म्यू की एक तरीके से मिनिमम वैल्यू सप्लाई कर देगा। तो इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है, ये आ रही है EH डिवाइडेड बाय 4 पाई m। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि म्यू इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m, ये क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका बच्चों एक और नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है बोर मैग्नेटॉन, है ना, बोर मैग्नेटॉन। और इसको हम लोग जनरली म्यू बी से डिनोट करते हैं। और म्यू बी की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आती है 9.274 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24, और इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अभी तक जो भी हम लोगों ने चर्चा करी है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से करी है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो राउंड राउंड इस तरीके से घूम रहा है गोल गोल, उस ऑर्बिट के अलोंग उसके मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है, राइट। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के पास एक और टाइप का एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि होता है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग स्पिन कहते हैं, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अर्थ जो है ना, वो सन के अराउंड घूम तो रहा है ना, एक ऑलमोस्ट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ना, पर साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पर भी तो गोल गोल घूमता है ना, लट्टू की तरह गोल गोल घूमता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास जो है ऑर्बिट करने की वजह से, है ना, एक एंगुलर मोमेंटम आता है, पर वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी एक लट्टू की तरह जो है स्पिन करता है, जिसकी वजह से एक और एंगुलर मोमेंटम आता है जिसको हम लोग स्पिन कहते हैं।
तो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड स्पिन दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्बिटल मोशन but that can be pictured in a classical model as spinning on an axis. This angular momentum also has an associated magnetic moment and its magnitude turns out to be almost exactly 1 Bohr magneton, है ना. तो spin की वजह से almost 1 Bohr magneton और क्या आ जाता है, magnetic moment. तो बच्चों अब आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी चीजें हम लोगों ने क्यों पढ़ी, है ना. तो बेसिकली होता क्या है कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम लोगों ने देखा, एंड अ स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो भी हम लोगों ने देखा. और ये दोनों ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, दे कंबाइन वेक्टोरियली. द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज कंबाइंस वेक्टोरियली विथ सिमिलर रिजल्ट्स फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, क्योंकि एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. And the resultant for each atom combines with those for all the other atoms in a sample of a material, है ना. एक एटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और एक एलिमेंट में ढेर सारे एटम, तो सब का मिला करके क्या होता है, आइए देखते हैं. If the combination of all these magnetic dipole moments produce a magnetic field, then the material is magnetic. क्लियर हुई ये बात. और 3 टाइप के यहां पर हम लोग मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने वाले हैं. एक है डायामैग्नेटिज्म, एक है पैरामैग्नेटिज्म और एक है फेरोमैग्नेटिज्म. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पैरामैग्नेटिज्म के बारे में समझते हैं. इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना, वहां पर क्या होता है, द स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम डू नॉट कैंसिल but add vectorially to give the atom a net and permanent magnetic dipole moment mu vector, है ना, वहां पर cancellation नहीं होता है. In the absence of an external magnetic field, these atomic dipole moments are randomly oriented, है ना. जब तक इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक ये रैंडमली इधर उधर ओरिएंटेड रहते हैं, है ना. बिना सेनापति के ये जो सेना है वो किसी काम की नहीं है. And the net magnetic dipole moment of the material is 0, है ना. बिना डिसिप्लिन के, बिना एक्सटर्नल, वो जो सेनापति साहब थे, बिना उसके निगरानी के ये सारे जो सैनिक हैं ये चुपचाप आपस में गॉसिप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और ये किसी काम के नहीं रहते. However, if a sample of the material is placed in an external magnetic field, B external vector, है ना, जैसे ही सेनापति साहब आ गए तब क्या होगा, the magnetic dipole moments tend to line up with the field, है ना, which gives the sample a net magnetic dipole moment. This alignment with the external field is the opposite of what we see with diamagnetic materials. ये चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे, है ना. तो अभी देखते हैं इसके बाद क्या है. A paramagnetic material placed in an external magnetic field B external vector develops a magnetic dipole moment in the direction of B external vector. ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है. लेकिन अगर मान लीजिए ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लेसर फील्ड. ऑब्वियस है कि जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पर ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. अब देखते हैं ये पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट कौन करता है. तो पैरामैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय मटेरियल्स कंटेनिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स और साथ ही साथ एक्टिनाइड एलिमेंट्स. चलिए बच्चों, तो एक एग्जांपल देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, जो कि है लिक्विड ऑक्सीजन. देखिए यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को इस तरीके से पोर करा जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में सस्पेंड हो जा रहा है ना. लिखा है यहां पर, लिक्विड ऑक्सीजन इज सस्पेंडेड बिटवीन द 2 पोल फेसेस ऑफ अ मैग्नेट because the liquid is paramagnetic and is magnetically attracted to the magnet. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये यहाँ पर ट्रैप हो जा रहा है. ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक अगला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखते हैं. We saw that the magnetic field produced by a current loop is proportional to the loop's magnetic dipole moment, है ना. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो होता है करंट इनटू एरिया. अब करंट जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना बढ़ेगा, और उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस है कि करंट जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा. तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट लूप वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के. सिमिलरली द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय
microscopic electron current loops is proportional to the total magnetic moment mu total vector per unit volume in the material। तो एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करके हम लोगों ने क्या कह दिया कि जो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना, किसकी वजह से, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन करंट लूप की वजह से, वो क्या आएगी, वो प्रोपोर्शनल आएगी किसके, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू टोटल पर यूनिट वॉल्यूम v के। ठीक है, और इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, उसमें एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, किसकी वजह से, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लूप की वजह से, है ना। अगर आप सोचिए कि मान लीजिए वहां पर वैक्यूम होता, तब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी बस वही रहती, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिर्फ सेनापति नहीं है, सेनापति के अंडर अब सैनिक भी आ गए। सिर्फ सेनापति ही रहता तब तो किसी को वो ट्रेन ही नहीं करता, तो अकेले ही वो लड़ता, लेकिन अब सैनिक हैं वहां पर, जिनकी वजह से उन सैनिकों को वो प्रिपेयर कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जा रही है ना। और यहां पर क्या दिया है कि दी एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड तो किसकी वजह से आ रही है, सेनापति की वजह से, लेकिन यहां पर बात उसकी नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, जो उन सैनिकों की वजह से जो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो क्या हो रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए और क्या आ गया अपने पास, मैग्नेटाइजेशन, है ना, वो क्या हो जाएगा, म्यू टोटल वेक्टर डिवाइडेड बाय v, जैसा अभी हमलोगों ने देखा। और साथ ही साथ द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल टर्न्स आउट टू बी सिंपली म्यू नॉट इनटू m वेक्टर, है ना। ये हमारे को दिया हुआ है कि जो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड आती है मैग्नेटाइजेशन की वजह से, वो कितनी आती है, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय m वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर सैनिक हो और सेनापति भी हो, तो बी नॉट वेक्टर किसकी वजह से है, बी नॉट वेक्टर हो जाएगा सेनापति की वजह से, और म्यू नॉट इंटू एम वेक्टर किसकी वजह से हो जाएगा, जिन सैनिकों को उसने ट्रेन करा है। तो ये बी वेक्टर क्या हो गया, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो वही लिखा है, बी नॉट वेक्टर इज द फील्ड कॉज्ड बाय द करंट इन द कंडक्टर। तो बच्चों मैग्नेटाइजेशन को हम लोग कैसे फील कर सकते हैं, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जितना अच्छा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उतने अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज हो सकते हैं, है ना। जैसे आप देखिए कि कुछ सैनिक ऐसे होते हैं, है ना, मान लीजिए कि हमारे पास 100 सैनिक हैं, और उनको जब एक सेनापति ट्रेन करने के लिए आया तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हुए, लेकिन हो सकता है कि 100 सैनिक कहीं और अगर वो सेनापति गया, पर उसे उतने अच्छे सैनिक नहीं मिले, वो उतने अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाए, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि उन सैनिकों की मैग्नेटाइजेशन बेटर है जो अच्छे से ट्रेन हो पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। वही यहां लिखा है, द मटीरियल शोइंग द बिहेवियर जस्ट डिस्क्राइब्ड इज सेड टू बी अ पैरामैग्नेटिक। The result is that the magnetic field at any point in such a material is greater by a dimensionless factor mu r, called the relative permeability of the material, than it would be if the material were replaced by vacuum। क्या आपने मतलब समझा इसका? बेसिकली ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कि आपके पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास सोलेनॉइड था, ठीक है, उसमें आपने करंट दौड़ाया, तो उसके अंदर हम लोग जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, वो हो जाती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, है ना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई हो जाती थी फील्ड सोलेनॉइड के अंदर। कब? जब अंदर खोखला होता था, मतलब अंदर वैक्यूम होता था। लेकिन अब अगर आप इसके अंदर एक, है ना, इसके अंदर अगर आप एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, अब ये तो सेनापति था ही ऑलरेडी, अब ये क्या करवाएगा, सैनिकों को तैयार करवाएगा, जिसकी वजह से ये तो लेटर से कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, म्यू नॉट एन आई, बिना किसी कोर के, बिना किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट एन आई थोड़ी रहेगी, वो बढ़ जाएगी। लेटर से कि वो बढ़ जा रही है बाय अ फैक्टर म्यू आर, है ना, मतलब कि अब जो फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई।
तो यहां पर जो म्यू आर, ये जो फैक्टर है ना, इसको बच्चों हम लोगों ने नाम दिया है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर है ये बात? तो आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था। वहां पर क्या होता था? वहां पर होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस फैक्टर से कम हो जा रही है। यहां पर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है, मतलब किस फैक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रही है ना। अगर वैक्यूम होता तो म्यू नॉट एन आई होती, अगर वहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स हो गई, जो वहां पर होती अगर वहां पर सिर्फ वैक्यूम होता। क्लियर है ये बात? लेकिन बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ना बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर कॉमन पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर म्यू आर टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1.00001 टू 1.003, है ना, कुछ ऐसा स्लाइड चेंज आता है। अब आप देखिए यहां पर कि एक टर्म हम लोग बना सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे कि अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो वहां पर तो कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि जब सैनिक ही नहीं है ना, तो फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मटेरियल है ना, उसकी अब इफेक्टिव परमिएबिलिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो हो जाएगा म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। क्लियर है ये बात? मतलब कि अब हम लोग अगर सोलेनॉइड की बात करें तो हम लोग अब नेट फील्ड क्या बोल सकते हैं? म्यू इंटू एन इंटू आई। यहां पर म्यू क्या हो गया? ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जो कि क्या है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है। जैसे एक तो टर्म मैंने अभी अभी आपको बताया, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर है? उसके बाद परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अगला एक और टर्म जो अपने को याद रखना है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब कि द अमाउंट बाय विच द रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूनिटी इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय काई, है ना। तो काई बराबर हो जाता है म्यू आर -1। बेसिकली काई होता है ग्रीक अल्फाबेट, तो काई बराबर होता है म्यू आर -1। आप समझ पा रहे हो कि वैक्यूम के लिए म्यू आर 1 है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो वो कुछ इस ऑर्डर का होता है ना, 1.00001 से 1.003 कह रहा हूं। तो आखिर कितने का किस फैक्टर से चेंज आया है ना, वो बेसिकली अपने को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बता रहा है। क्लियर है ये बात? अगली चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, है ना। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जनरली हम लोग एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। और बेसिकली जो एच वेक्टर है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटाइज करवाने वाली फील्ड है वो कितनी ज्यादा इंटेंस है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अपने पास एक रिजल्ट तो था कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट वेक्टर प्लस म्यू नॉट इंटू एम वेक्टर। बी वेक्टर क्या था? नेट फील्ड थी। बी नॉट वेक्टर क्या था? सेनापति की वजह से। म्यू नॉट एम वेक्टर क्या था? सैनिकों की वजह से। अब देखिए, अब अगर पूरे को मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, है ना, म्यू नॉट से चलिए मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा बी नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम वेक्टर। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों की जो एलएचएस है ना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर मैं एक सोलेनॉइड की बात करूं तो बी नॉट वेक्टर क्या है? अगर वहां पर कोर में वैक्यूम होता तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती, राइट, तो वो होती म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट, मतलब वो एन इंटू आई हो गया। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एलएचएस में ये जो टर्म है ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग करंट है। जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ही बेटर वो क्या करेगा? मैग्नेटाइज करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बी नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट वेक्टर को एच वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर है बात? तो बच्चों कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक टर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन, याद आ रहा है? एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन, जो कि था कैपिटल एम वेक्टर, राइट। तो मैग्नेटाइजेशन अलग चीज है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग चीज है। तो हमारे को कुछ टर्म्स है बच्चों इस लेक्चर में जो अपने को याद रखने हैं, है ना। आपका मैं लगातार रिवीजन कराता जाऊंगा। जैसे कि
हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था म्यू आर वेक्टर, मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी। फिर एक टर्म पढ़ा था हम लोगों ने एम वेक्टर, जो कि क्या था, मैग्नेटाइजेशन, कि कितना बेटर तरीके से वो क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है अपने आप को। जैसे कि एम वेक्टर जो है वो सैनिकों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एच वेक्टर जो है वो सेनापति पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिराइव करेंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इंटू एच वेक्टर होता है। चलिए तो इसको डिराइव करते हैं। हमें पता है कि बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है म्यू आर टाइम्स बी नॉट वेक्टर, है ना। उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से क्या इंक्रीमेंट आया, वो इंक्रीमेंटेड फील्ड जो है वो बी वेक्टर कहलाती है। और म्यू आर इंटू बी नॉट वेक्टर, राइट। हमने अभी भी पढ़ा कि बी नॉट वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर। तो ये बन जाएगा म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर। अब देखिए जरा, हमारे को ये पता है कि म्यू आर क्या होता है, म्यू आर बेसिकली होता है 1 प्लस काई, है ना। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस काई मल्टीप्लाइड बाय एच वेक्टर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास आ गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एच वेक्टर। और यही तो क्या बन गया, बी वेक्टर बराबर बन गया म्यू इंटू एच वेक्टर। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने आपको यहां पर करके ये दिखाया है, इसकी जरूरत नहीं है, पर आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि 1 प्लस काई बराबर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली बन जाता है म्यू आर। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं, जिससे हम लोगों ने चूंकि इतने सारे टर्म्स देख लिए ना नए नए, तो उनसे थोड़ा फेमिलियर होने के लिए एक सवाल करते हैं। सवाल है, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, calculate H, M, B और एक चौथा टर्म है मैग्नेटाइजिंग करंट IM। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डेटा लिख लेते हैं ना। तो डेटा हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को म्यू आर की वैल्यू दे रखी है 400। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं और क्या दे रखा है, अपने को आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, है ना। और इसके अलावा स्मॉल एन दे रखा है कितना, 1000। ठीक है, अब अपने को निकालना है एच। एच बराबर क्या होता है, वो होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। आपको याद होगा कि ये सेनापति के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर बी नॉट कितना हो जाएगा सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट, तो ये बन गया एन इंटू आई। मतलब सिंपली हमारे को क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 2000। और ये हमारा बन गया कितना, एम्पियर पर मीटर, है ना, क्योंकि यहां पर 1000 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये बन गया 2000 एम्पियर पर मीटर। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे बी पार्ट, है ना। बी पार्ट में अपने से क्या पूछा है, कैपिटल एम, है ना, मतलब मैग्नेटाइजेशन हमसे पूछा गया है। तो बच्चों मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि बी जो नेट होता है वो कितना होता है, बी नॉट प्लस म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एम, है ना। ये बेसिक सा फॉर्मूला मुझे पता है। तो यहां से कैपिटल एम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बी माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्लियर है ये बात। तो यहां से मेरे पास अब आ जाएगा क्या, m इज इक्वल टू, ये बन जाएगा b अपॉन म्यू नॉट माइनस बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, जो कि h है। इसके अलावा बच्चों हमें यह पता है कि जो b है ना, b बेसिकली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू आर टाइम्स बी नॉट, राइट। तो मैं यहां लिख दूंगा म्यू आर टाइम्स बी नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस एच। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, बी नॉट को मैं लिख दूंगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये बन जाएगा म्यू आर इंटू एन इंटू आई माइनस एच। अब देखिए मेरे को सारी चीजें दी हुई है ना। मेरे को म्यू आर कितना दिया हुआ है 400, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n से करेंगे, जो कि दिया हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाय आई, जो कि कितना दिया हुआ है अपने को आई की वैल्यू दे रखी है 2। उसमें से क्या घटा देंगे, h घटा देंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है कितना, 2000। तो बेसिकली आप देखिए कि अपने पास कैपिटल एम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 400 माइनस 1 विच इज 399। तो बच्चों लगभग इसकी वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 5, और यूनिट तो इसकी वही होगी जो h की है, विच इज एम्पियर पर मीटर। इसके अलावा बच्चों अपने को कैपिटल B निकालना था। तो कैपिटल B बेसिकली कितना हो जाएगा, आप देखिए B की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं B इज इक्वल टू,
सी पार्ट है, B इज इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट। म्यू आर दिया हुआ है 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बी नॉट से, जो कि कितना हो जाएगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन होता है 1000 और आई इस सवाल के हिसाब से है 2, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली, यहां पर मुझे म्यू नॉट की वैल्यू भी भरनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 2। क्लियर है ये बात। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 टेस्ला। इसके अलावा बच्चों अपने से आखिरी पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, एक नया टर्म जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग करंट IM। तो मैं आपको ये टर्म के बारे में जानकारी देता हूं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास लेटर से कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो BI। क्लियर है ये बात। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कोर नहीं होता, है ना, जो अपने को सवाल में दिया हुआ है ना कि यहां पर एक कोर है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 है, तो अगर नहीं होता वो, तो हमें कितना एक्स्ट्रा करंट दौड़ाना पड़ता जिससे कि उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आती जितनी कब आ रही है, कोर के साथ। तो यहां पर मैं B को क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट इंटू N इंटू आई प्लस IM। मतलब समझ रहे हैं बात, पहले करंट कितना दौड़ रहा था, 2 एम्पियर दौड़ रहा था। अब और उसमें कितना करंट ऐड करें सच दैट कि B की वैल्यू उतनी ही आए जितनी इस बार आ रही है। क्लियर है बात। तो हमें पता है कि B की वैल्यू इस बार कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 टेस्ला। क्लियर है बात। तो यहां से मेरे को यह समझ में आ गया कि B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू N इंटू आई प्लस IM, और उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 1 टेस्ला। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि IM या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट कितना आ रहा है। तो बच्चों यहां देखिए, अगर मैं IM की वैल्यू अब निकालूं, है ना, तो IM की वैल्यू बेसिकली कैसे आएगी, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N, और फिर उसमें क्या घटाना होगा, -I घटाना होगा, है ना। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो IM की वैल्यू आ जाएगी 794 एम्पियर। क्लियर है। B 1 टेस्ला है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, N हमें दिया ही हुआ है 1000 है, और I जो है वो 2 है। तो यहां से IM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 794 एम्पियर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अगला नोट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेंडेंसी ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स टू अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इज अपोज्ड बाय रैंडम थर्मल मोशन व्हिच टेंड्स टू रैंडमाइज देयर ओरिएंटेशंस। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहती तो है कि एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या करें, पूरी तरीके से अलाइन हो जाए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस ओरिएंटेशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है ना। आपको याद होगा U बराबर -m.b होता है, तो वहां पर उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। लेकिन फिर भी हीट की वजह से क्या होता है, एक रैंडम थर्मल मोशन होता है ना, रैंडम मोशन होता है बिकॉज ऑफ हीट, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अलाइन नहीं हो पाता है और थोड़ा बहुत रैंडमाइजेशन रहता ही है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ज्यादा गर्मी होगी तो कितना भी सेनापति चाहे, वो सैनिक लोग जो है गर्मी से परेशान रहेंगे और ठीक से जो है तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO is a paramagnetic compound. Its molecules have a magnetic moment with a maximum component in any direction of about 1 Bohr magneton each. In a magnetic field of magnitude B equal to 1.5 Tesla, compare the interaction energy of the magnetic moments with the field to the average translational kinetic energy of the molecules at a temperature of 300 Kelvin. तो बच्चों यहां पर अपने को कंपेयर करने बोला गया है, U बराबर होता है -m वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसके साथ किसको कंपेयर करने बोला गया है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है ना, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/2 K इंटू T। क्लियर है बात। आपको याद होगा K यहां पर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या क्या डेटा भर सकते हैं। यहां पर हमारे को M की वैल्यू कितनी भरनी है, देखिए जैसा कि डेटा दिया यहां पर अबाउट 1 बोर मैग्नेटॉन, मतलब M की वैल्यू भरनी है यहां पर म्यू बी के बराबर। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं दोनों एनर्जी को और कंपेयर करते हैं। तो देखिए बच्चों अगर मैं U पहले निकालूं तो U बराबर हो जाएगा -m
एम वेक्टर की का मैग्नीट्यूड हम लोग कितना लिख देंगे, म्यू बी के बराबर, जो कि है 9.274 इंटू 10 टू द पावर -24 जूल पर टेस्ला। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 1.5 टेस्ला से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 टेस्ला से। अब अपने को यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो क्यों ना मैं एनर्जी को एक और यूनिट में निकाल सकता हूं। अगर मैं एक काम करूं, इसे डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, है ना। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो जो जवाब आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। बेसिकली मैंने डिवाइड भी किससे करा, ई से ही करा है ना, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, अगर मैं यू के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां प्लस लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 8.7 इंटू 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। अब इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 300 है, और अगेन ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो जो जवाब आएगा वो बेसिकली आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो आता है 0.039 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जो रिजल्ट आया उसको देख करके हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, है ना, यही टेम्परेचर अपने को दिया था, द मैग्नेटिक इंटरैक्शन एनर्जी इज मच स्मॉलर देन द रैंडम काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एक्चुअली मच स्मॉलर देन द रैंडम काइनेटिक एनर्जी, सो वी एक्सपेक्ट ओनली अ स्लाइट डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। बहुत जबरदस्त अलाइनमेंट तो नहीं हो पाएगा। दिस इज वाई पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आर यूजुअली वेरी स्मॉल। बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। इन 1895 पियरे क्यूरी डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली that the magnetization of a paramagnetic sample is directly proportional to the magnitude of the external magnetic field, जिसको B external कह सकते हैं, and inversely proportional to the temperature T in kelvins। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि कैपिटल M क्या है, वो कहलाता है मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि कितना ज्यादा वो जो सैनिक है ना, वो डिसिप्लिन्ड या फिर वो स्किलफुल होने के लिए रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना कम वो लोग सीखना चाहेंगे, और बी एक्सटर्नल मतलब सेनापति एक तरीके से जितना बेटर होगा उतना ही अच्छे से वो लोग क्या होंगे, वो लोग चीजों को सीखेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात। तो एम बेसिकली क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन्स। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इन्हीं के ऊपर रख दिया गया है ना, मिस्टर क्यूरी के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहलाता है क्यूरीज लॉ। क्लियर है ये बात। तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है क्यूरीज लॉ और सी कहलाता है क्यूरी कांस्टेंट। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग एक और फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत इजी है इसको इसमें कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यहां पर भी ये सी जो है वो सेम क्यूरी कांस्टेंट ही है। क्यूरीज लॉ इज रीजनेबल इन दैट increasing B external tends to align the atomic dipole moments in a sample and thus to increase M। बिल्कुल सही बात है, वही जो मैंने अभी कहा था। Whereas increasing T टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, गड़बड़ी होगी, tends to disrupt the alignment via thermal agitation and thus to decrease capital M। However, the law is actually an approximation that is valid only when the ratio B external upon T is not too large। क्लियर है ये बात। तो ये कम वैल्यू के लिए ना, जब बी एक्सटर्नल अपॉन टी बहुत ज्यादा ना हो तब के लिए ये जो एक्सप्रेशन आया है वो वैलिड है। और आप क्लियरली समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि काई बराबर अगर सी म्यू नॉट अपॉन टी है ना, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि काई और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों एक और टॉपिक छोटा सा है वो देख लेते हैं, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल इस तरफ है और एक का साउथ पोल इस तरफ है। मतलब बीच में फील्ड लाइंस कुछ कैसी होनी चाहिए थी, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ में जाती हुई। हम लोगों ने यहां पर क्या रख दिया है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखिए रख दिया है।
तो वो क्या करता है, वो स्लाइटली जो है फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचना चाहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डायमैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। इन सम मटेरियल्स द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट of all the atomic current loops is zero when no magnetic field is present। है ना, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब क्या था, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, वो जीरो था। बट इवन दीज मटेरियल्स हैव मैग्नेटिक इफेक्ट्स बिकॉज एन एक्सटर्नल फील्ड ऑल्टर्स इलेक्ट्रॉन मोशंस विद इन द एटम्स causing additional current loops and induced magnetic dipoles comparable to the induced electric dipoles। देखिए, आपको याद होगा डाई इलेक्ट्रिक के केस में क्या होता था। डाई इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा होता था, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी तब क्या होता था कि नेट जो फील्ड है उनके डाइपोल्स की वजह से वो जीरो आती थी, है ना। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो क्या होता था, ये उस डाई इलेक्ट्रिक को पसंद नहीं आता था और उसके जो डाइपोल से कुछ इस तरीके से अलाइन होते थे कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना चाहते थे, काउंटर करना चाहते थे, उसको अटैक करना चाहते थे, जिसकी वजह से आपको याद होगा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा टर्म आता था, है ना, कि अगर वहां पर अगर सिर्फ एक वैक्यूम होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से ई नॉट होती, लेकिन अगर डाई इलेक्ट्रिक है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगती थी ई नॉट अपॉन के, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे। तो वैसा ही कुछ कंपेरेबल यहां पर भी हो रहा है बच्चों। देखिए, इसीलिए यहां पर लिखा है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स कंपेरेबल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो आपको क्या समझना है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, है ना, जैसा कि डाइलेक्ट्रिक के केस में होता था कि जब शुरुआत में कोई फील्ड नहीं होती थी तो वो भी कुछ भी फील्ड डेवलप नहीं करते थे, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आ रही है तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है और वो सारे अब मिल करके क्या करने लगते हैं, अब वो सारे मिल करके उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं और काउंटर करने की कोशिश में क्या होता है, उनकी वजह से एक फील्ड डेवलप हो जाती है। और बच्चों डिट्टो ऐसा ही होता था डाइलेक्ट्रिक के केस में। वहां पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होती थी, अगर वहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं वैक्यूम होता तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो एक और फील्ड क्रिएट होती थी उसकी डायरेक्शन होती थी राइट टू लेफ्ट, मतलब वो उस फील्ड को काउंटर करने की कोशिश करती थी, याद है आपको। और अगर डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर होता अगर, तब तो इतना जबरदस्त काउंटर कर देता कि नेट फील्ड ही वहां पर क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली हम लोग देखेंगे बच्चों अगले चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये बिहेवियर एक्सप्लेन होता है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए कि एक हमारे पास करंट, एक मान लीजिए कि सिंपली लूप है ना, मान लीजिए कि मेटालिक लूप है हमारे पास जिसमें फिलहाल कोई करंट नहीं दौड़ रहा है। अचानक से आपने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले उस लूप से एक्सपोज नहीं थी, अचानक से आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्विच ऑन कर दिया, जिससे कि उस लूप से अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगी। तो ये चीज जो है लूप को अच्छी नहीं लगती है ना। तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर कर सके। तो बदले में वो क्या करता है, एक ऐसा करंट अपने अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप करता है जो कि क्या हो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से, या फिर एक और लॉ होता है जिसका नाम होता है लेंजेस लॉ। वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आपको बस क्या समझना है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं, जिनमें शुरुआत में क्या होता है, जिनमें शुरुआत में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो तो जीरो होता है, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो सारे मिल करके लड़ना चालू कर देते हैं उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट। बच्चों डायामैग्नेटिज्म को मैं कैसे याद रखता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत साल पहले मैं अंडमान निकोबार घूमने के लिए गया था अपने फैमिली के साथ। तो वहां पर क्या है कि कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं जहां पर जो है ना, हम लोगों ने देखा था कि जहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं होते।
तो वहां पर वहां के जो ट्राइबल लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, वही लोग रहते हैं और वो बाकी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं। तो होता क्या है कि जब बाहरी दुनिया के लोग वहां पर नहीं जाए तो उस आइलैंड के लोग क्या होते हैं, बहुत खुशी से आराम से रहते हैं, है ना, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, आराम से प्रेम पूर्वक रहते हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है, जब कोई विजिटर आने लगते हैं, उनको जब दूर से दिखाई देता है कि अरे ये तो बाहरी लोग आने लगे हैं ना, बोट से ये लोग आने लगे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सब कोई तीर धनुष लेकर के रेडी हो जाते हैं और फिर वो लोग अटैक करने लगते हैं जो भी उनके लिए विजिटर्स होते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा ही कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी करता है। शुरुआत में वो बड़े प्रेम से रहता है, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आती है तो वो सब यूनाइट हो जाते हैं टू फाइट अगेंस्ट दोज पीपल। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं डायमैग्नेटिज्म को समझता हूं और आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, दे ऑलवेज हैव नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली लेस देन यूनिटी। तो ये तो ऑब्वियस है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी को 1 से छोटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले लेटर से मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट थी, है ना, अगर वहां वैक्यूम होता। लेकिन अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फील्ड को काउंटर करेगा, जिसकी वजह से जो नेट फील्ड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है म्यू आर, वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है। और ऑब्वियस है कि म्यू आर 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी ही आएगी, है ना, क्योंकि काई का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, काई और म्यू आर में जो रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो बच्चों अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं, काई जो कि ससेप्टेबिलिटी होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू आर -1। तो म्यू आर अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो वैल्यू है ससेप्टेबिलिटी की वो क्या आएगी, वो स्लाइटली लेस देन यूनिटी आएगी। और उसका ऑर्डर भी अपने को दे रखा है, इट इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर दिस मच, 0.99990 टू 0.99999 फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटीज आर वेरी नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना, ये बेसिकली टेम्परेचर पे इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो ऑपोजिशन हो रहा है ना, ये जो अपोज करते हैं फील्ड को, इसके अंदर कुछ अलग तरीका होता है, मतलब कुछ अलग कारणों से ये अपोज करते हैं, जो कि टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, यहां पर जैसा लिखा है, a diamagnetic material placed in an external magnetic field B external develops a magnetic dipole moment directed opposite B external vector। तो यही तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो B एक्सटर्नल वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी वो अपोज करने वाली होगी। साथ ही साथ देखिए, if the field is non-uniform, the diamagnetic material is repelled from a region of greater magnetic field towards a region of lesser field, है ना। इस बार वो क्या होगी, वो strong magnetic field से किधर जाना चाहेगी, lesser field की तरफ। ये quite obvious है, पैरामैग्नेटिक में ठीक इसका उल्टा होता था, वहां पर क्या होता था, लेसर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाना चाहती थी। तो यहां पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक फ्रॉग का, जो कि बेसिकली लिविएट होता हुआ दिख रहा है, हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। तो आइए इसका रीजन जानते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रॉग के साथ क्या हुआ। द फ्रॉग इज डायमैग्नेटिक एज इज एनी अदर एनिमल। तो बेसिकली जो मेढक है और इनफैक्ट कोई भी जानवर जो है उसके अंदर ये डायमैग्नेटिक क्वालिटी होती है। When the frog was placed in the diverging magnetic field near the top end of a vertical current carrying solenoid, आपको ध्यान होगा कि सोलेनॉइड में, है ना, अंदर अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें जो कि सिर्फ कहाँ होती है, अंदर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एजेस की तरफ जाते जाते हैं आपको ध्यान होगा कि फील्ड जो है उसका नेचर कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग हो जाता है ना। तो वही यहां पर लिखा है कि नियर द टॉप एंड ऑफ अ वर्टिकल करंट कैरिंग सोलेनॉइड every atom in the frog was repelled upward away from the region of stronger magnetic field at the end of the solenoid, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो फ्रॉग है वो कहां जाना चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है वीकर से और भी ज्यादा वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वही लिखा है, द फ्रॉग मूव्ड अपवर्ड इनटू वीकर एंड वीकर मैग्नेटिक फील्ड until the upward magnetic force balanced the gravitational force on it, and there it hung in mid-air. The frog is not in discomfort because every atom is subject to the same forces and thus there is no force variation within the frog, है ना। फ्रॉग जो है वो काफी कंफर्टेबली हैंग कर रहा है हवा में, क्योंकि हर एक एटम को बेसिकली एक सेम तरीके से फोर्स फील हो रहा है।
द सेंसेशन इज सिमिलर टू द वेटलेस सिचुएशन ऑफ फ्लोटिंग इन वाटर which frogs like very much. If we went to at the expense of building a much larger solenoid, अगर हम लोग बहुत बड़ा सोलेनॉइड इस तरीके का बना सके तो इनफैक्ट हम लोग किसी इंसान को भी मिड एयर में क्या कर सकते हैं, लिविएट इसी तरीके से करवा सकते हैं जैसे मेढक को करवाए, और उसका रीजन क्या होगा, डायामैग्नेटिज्म, है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कैसा होता है, तो वही अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिहेव नियर अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये देखिए बच्चों डायग्राम है जिसमें इस तरीके से हम लोग एक दो मैग्नेट रखे हैं, लेफ्ट साइड में एक मैग्नेट है, राइट साइड में भी एक मैग्नेट है, और ये बेसिकली नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इसका इस तरफ है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, पर देखिए वो किस तरीके से क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। कब, जब हम लोग यहाँ पर एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर भागना चाहती है क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस उन्हें क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो बच्चों आप शुरू करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम एंड alloys containing these elements exhibit ferromagnetism। और उसका कारण क्या है, इसका कारण है क्वांटम फिजिकल इफेक्ट जिसका नाम है एक्सचेंज कपलिंग, है ना। बस ये नाम काफी है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना अपने को। और इसमें एक हल्का फुल्का आइडिया लगा लीजिए कि होता क्या है, इन विच द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स ऑफ वन एटम इंटरैक्ट विथ दोज ऑफ नेबरिंग एटम्स। मतलब सिर्फ अब एक एटम जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, वो अपने पड़ोसी एटम को भी क्या कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, द रिजल्ट इज अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द एटम्स इन स्पाइट ऑफ द रैंडमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एटॉमिक कोलिजन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो एक जो है चीजों को क्या करना चाह रहा है, एक जो है चीजों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, और जो थर्मल एजिटेशन है वो क्या करना चाह रहा है, चीजों को तोड़ना चाह रहा है। लेकिन फिर भी ये जो अलाइनमेंट वाली चीज है ये ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, इसीलिए यहां लिखा है द रिजल्ट इज अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो है वो अलाइन होते हैं, ऑल्दो उसे रोकना कौन चाहता है, थर्मल एजिटेशन। This persistent alignment is what gives ferromagnetic materials their permanent magnetism। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो परमानेंट मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। तो बेसिकली मैं तो ऐसे समझ सकता हूं फेरोमैग्नेटिज्म को कि यहां पर क्या होता है कि जैसे अभी के जमाने में क्या होता है कि एक घर में रहने वाले इंसान जो है दूसरे घर में रहने वाले इंसान से बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में क्या होता है कि वहां पर एक परिवार है, अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा वो अटैच्ड रहते हैं, फिर वो भी अपने पड़ोसी से अटैच्ड रहते हैं। तो बेसिकली गांव जो है ना, वो हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होता है, एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लोग जो है एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते जुलते रहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन हो सकता है कि एक गांव की सोच अलग हो, दूसरे पड़ोसी गांव की सोच अलग हो, लेकिन एक पर्टिकुलर गांव के को देखें अगर, तो वहां पर जो है सोच जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम तरीके की हो जाती है। फिर जो दूसरा गांव है वहां पर भी गांव में लोगों की आपस की सोच ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन एक गांव और दूसरे गांव में फर्क है। ठीक है, तो वही यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि इन दीज मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट्स कॉज देम टू लाइन अप पैरेलल टू ईच अदर इन रीजन्स कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स। तो यहां पर मैग्नेटिक डोमेन्स बेसिकली किसी एक गांव को रिप्रेजेंट करते हुए आप समझ सकते हैं, इवन व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, है ना। जब फील्ड नहीं भी है तो भी वहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक डोमेन्स नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप गांव से रिजेंबल कर सकते हैं, और उस गांव में बहुत जबरदस्त क्या होता है, सब कोई एक तरीके से सोचते हैं, है ना। तो वही यहां पर देखिए ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें बेसिकली यही दिखाया गया है। ये जो अलग अलग आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये डोमेन्स कहलाते हैं। इसमें जो है सारे के सारे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एटम्स हैं, है ना, उनके डाइपोल मोमेंट्स ऑलमोस्ट एक तरफ अलाइंड है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर एरो जो है, जैसे यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है, इधर एरो राइट की तरफ है, इधर लेफ्ट की तरफ है, इधर राइट की तरफ है, इधर ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 अलग अलग गांव हैं और जिनकी अपनी अपनी सोच है और इनका एक अपना रीजन है।
अब क्या होता है, जब वीक फील्ड आती है तो वो कोशिश करती है क्या करने की, वो करती है कोशिश इनको क्या करने की, इनको अपने अलोंग अलाइन करवाने की। तो जो ऐसे डोमेन्स या जो ऐसे गांव होते हैं जिनकी सोच किससे मैच करती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो दे स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, है ना। तो इस तरीके से उनका साइज जो है वो बड़ा होता चला जाता है। और अगर और भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हम लोग लगा दें तब तो क्या होता है, तब तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, जिनका ऑलरेडी जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो किस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है। तो अगर ऐसा होता है तो वो और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं डोमेन्स का साइज और ज्यादा बड़ा होने लगता है। तो बच्चों ये तो क्वाइट ऑब्वियस भी है। अब मान लीजिए कि किसी गांव में लोग ऐसे हैं जिनको शांति बहुत पसंद है, मतलब कि पीस बहुत पसंद है ना। अब उसमें एक ऐसा इन्फ्लुएंसिंग आदमी आया जो यही प्रवचन दे रहा है कि हम लोग शांति से रहेंगे, हम लोग अहिंसा फॉलो करेंगे, हम लोग जो है बहुत पीसफुल रहना चाहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस है कि उसकी बात को बहुत अच्छे से सुना जाएगा। तो इस वजह से आप देखिए कि जो पॉपुलेशन थी, है ना, जो उस विलेज की पॉपुलेशन थी, जो लोग शांति पसंद करते थे, वो और ज्यादा क्या करेंगे, वो और ज्यादा खुश हो जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। जिनकी वजह से जो आस पड़ोस के गांव वाले थे वो भी देखेंगे कि भाई अरे इधर तो कुछ बढ़िया चीज हो रही है, तो वो भी हो सकता है इधर आकर के फॉलो करना चालू कर दें, जिसकी वजह से इनका जो डोमिनेंस है वो स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो बुरे गांव थे, जो ये चाहते थे कि नहीं हम लोग लड़ाई झगड़ाई करें, वो धीरे धीरे सप्रेस होते जाएंगे। क्लियर है ये बात। तो वही यहां लिखा है, डोमेन्स दैट आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ग्रो लार्जर। तो बच्चों इस फोटोग्राफ को देखिए, इसमें आपको डोमेन का आइडिया और अच्छे से लगेगा। अ फोटोग्राफ ऑफ डोमेन पैटर्न्स विद इन अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल, है ना। निकल के लिए यहाँ पर ये जो फोटो है वो निकल की है। व्हाइट लाइन्स रिवील द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन्स। द व्हाइट एरो सुपर इम्पोज्ड ऑन द फोटोग्राफ show the orientations of the magnetic dipoles with the domains and thus the orientations of the net magnetic dipoles of the domains। तो ये एरो हमें किसका आइडिया दे रहे हैं, ये अलग अलग जो डाइपोल्स है ना, उनके नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है उसका आइडिया दे रहे हैं। द क्रिस्टल एज अ होल इज अनमैग्नेटाइज्ड, है ना। जब तक हम लोग इससे देखें कि ओवरऑल अगर इस पर कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है, सबकी डायरेक्शन रैंडम है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है इसका कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है ना। वही लिखा है, द क्रिस्टल एज अ होल इज अनमैग्नेटाइज्ड इफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, है ना। अब देखिए क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज होती है तब क्या होता है, तब जो जिस डायरेक्शन में, है ना, मान लीजिए कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो लेटर से कि किसी एक के अलोंग है, जैसे कि लेटर से कि वो इस डायरेक्शन में, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डोमेन है ये क्या होने लगेगा, ये साइज में बड़ा होने लगेगा। सिमिलरली ये वाला जो डोमेन है ये भी साइज में बड़ा होने लगेगा, ये वाला डोमेन ये भी साइज में बड़ा होने लगेगा। क्लियर है। जिसकी वजह से ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि अब जो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मच लार्जर देन यूनिटी, है ना। यही बहुत बड़ा फर्क है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। यहां पर क्या होता है, इट इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 to 100,000। एज अ रिजल्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय द फील्ड फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट एंड इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयरन, है ना, आयरन को हम लोग क्या कर देते हैं, मैग्नेटाइज कर देते हैं, जिससे वो खुद ही क्या बन जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है और फिर वो बाकी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो बच्चों अब ये समझना इजी है कि अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल वेक्टर डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल वेक्टर, है ना, जो नेट फील्ड है वो उसे अपने अलोंग अलाइन कर लेती है। If the field is non-uniform, तब क्या होगा, the ferromagnetic material is attracted towards a region of greater magnetic field from a region of lesser field, है ना। जैसा पैरामैग्नेटिज्म में होता था काइंड ऑफ वैसा ही होगा, बस उसका एक और ही बड़ा जबरदस्त विकराल रूप होगा, है ना। यहाँ पर जो जाने की टेंडेंसी होगी वो और भी ज्यादा होगी। ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर होता क्या है कि जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाते हैं, है ना, जैसे कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक सोलेनॉइड है
उसके अंदर हम लोगों ने रख दिया है एक आयरन कोर को, है ना, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो अब आप करंट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड वो बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उस सोलेनॉइड के कोर में जो रखा है ना आयरन था, वो बेसिकली क्या होता जा रहा है, मैग्नेटाइज होता जा रहा है। उसके डोमेन्स जो है वो अब अलाइन होते जा रहे हैं, डोमेन्स जो है दे स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज। और लेटर से कि हमने फील्ड इतनी स्ट्रांग कर ली कि जितना मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो सकता था वो हो गया है, ठीक है ना। तो अब अगर और हम लोग फील्ड को बढ़ाएंगे, और फील्ड कैसे बढ़ाएंगे, करंट बढ़ा करके, तो उससे कोई फर्क नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि जितना हो सकता था मैक्सिमम वो हो चुका है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई लीडर आया किसी गांव में, वो बोल रहा है कि भाई शांति रखें, शांति रखें, हम लोग को पीस चाहिए, पीस चाहिए। तो दो चार लोग जो गांव में ऐसे रहे होंगे जो थोड़ा हिंसा प्रेमी होंगे, तो वो भी अब चलिए वो भी इन्फ्लुएंस में आके बोले नहीं नहीं सही बात है कि शांति रखना चाहिए हमें और पीस इज द बेस्ट। अब वो मान लीजिए रोज आकर के वही लेक्चर दे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, जितने लोग थे सब उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, है ना। तो वही यहां लिखा है, एज द एक्सटर्नल फील्ड इज इंक्रीज द पॉइंट इज इवेंचुअली रीच्ड at which nearly all the magnetic moments in the ferromagnetic material are aligned parallel to the external field. This condition is called saturation magnetization. After it is reached, further increase in the external field causes no increase in magnetization or in the additional field caused by the मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो यहां पर देखिए उसका ग्राफ भी है इस तरीके से। देखिए शुरू में बी नॉट को हम लोग बढ़ाए, बी नॉट बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो कि उसे अलाइन करने का काम कर रही है। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल फील्ड है। अब ये कैपिटल एम सैचुरेशन है ना, पहले तो कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पर एक ऐसा टाइम आ गया जब सैचुरेशन जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना अब हो चुका है ना, अब और सैचुरेट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो लाइन है ये एसिम्पटोट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये थर्मल एजिटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। If the temperature of a ferromagnetic material is raised above a certain critical value called the Curie temperature, है ना, ये Curie temperature जो है याद होगा आपको, फिर से आ गया ये, the exchange coupling ceases to be effective। और आपको बच्चों ये भी याद होगा, ये जो एक्सचेंज कपलिंग थी इसी वजह से फेरोमैग्नेटिज्म शो होता था, है ना, अब वो इनइफेक्टिव होने लगेगा। मोस्ट सच मटेरियल्स देन बिकम सिंपली पैरामैग्नेटिक, है ना। तो यहां पर ऐसा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे अटके, तो वैसा ही इधर भी हो रहा है। फेरोमैग्नेटिज्म से ये गिरा लेकिन एटलीस्ट पैरामैग्नेटिज्म पर ये जाकर के अटक जाता है। तो दैट इज द डाइपोल्स स्टिल टेंड टू अलाइन विद एन एक्सटर्नल फील्ड बट मच मोर वीकली, मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है। एंड थर्मल एजिटेशन कैन नाउ मोर इजिली डिसरप्ट द अलाइनमेंट। द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वो कितना है, 1043 केल्विन। इसीलिए कहा जाता है कि एक हमारे पास अगर परमानेंट मैग्नेट हो तो उसको आप गर्म कर देंगे तो क्या होगा, वो अपनी जो शक्ति है, मैग्नेटिक शक्ति है, वो क्या करने लगता है, लूज करने लगता है। तो देखिए बच्चों, जब टेम्परेचर जो है वो क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो हो जाती है काई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, जहां पर टी सी क्या है, ये है क्यूरी टेम्परेचर, है ना। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक एक्सप्रेशन आता था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो ये वही एक्सप्रेशन है, पर ये किसके लिए है, फेरोमैग्नेट के लिए है, जो कि क्या बन गया अब, जो कि अब बन गया एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और यही कहलाता है क्यूरी-वीज लॉ। और ये किस टेम्परेचर के लिए वैलिड है, जब टी जो है वो ग्रेटर देन टीसी हो जाए। और उसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का बनता है ना। शुरुआत में जो वेरिएशन है काई का एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वो अलग है, और टीसी के बाद वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बिल्कुल एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। क्लियर है ये बात। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों कि हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिहेव नियर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप देख पा रहे हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसा होता था बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ऑलमोस्ट वैसा ही है, पर उसका एक थोड़ा सा और ज्यादा विकराल रूप आपको दिख रहा है ना। और जबरदस्त तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या हो गई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो खिंच करके आ रही है ना। तो और जबरदस्त अट्रैक्शन होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल with a magnetization capital M of about 8 into 10 to the power 5 ampere per meter.
द मैग्नेट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। और पहला पार्ट है फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, और दूसरा पार्ट है एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अलोंग इट्स एक्सिस। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्यूब दिखाया है जिसकी साइड लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर अपने को बोला गया है कि कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर। तो अब अपने से पूछा गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एम वेक्टर है ना, एम वेक्टर होता था बेसिकली म्यू नेट अपॉन वॉल्यूम, है ना, म्यू नेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अपने को म्यू समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर अपने को m दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3, क्योंकि सेंटीमीटर में था ये। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि म्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 8 इंटू, ये भी तो 8 है, तो 64 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे हो गया 10 की पावर 6 और ऊपर हो गया 10 की पावर 5। तो बेसिकली ये हो गया 1/10, मतलब ये हो गया 6.4। और साथ ही बच्चों इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, है ना, इसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये मैंने कैसे कह दिया कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि मैंने यूज किया यहां पर म्यू बराबर, आपको याद होगा एक जगह आपने पढ़ा था आई इंटू ए, है ना। बस मैं एक रैंडम सा कोई फॉर्मूला आपको याद दिला रहा हूं कि म्यू बराबर आई इंटू ए भी तो होता था करंट लूप के लिए। तो वहां से मैंने सोचा कि आई को एम्पियर बोल देंगे, मतलब आई की यूनिट को एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूनिट का पता लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अलोंग इट्स एक्सिस। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एट एन एक्सियल पॉइंट यहां पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एम अपॉन 2 पाई एक्स की पावर 3, है ना। यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं क्योंकि 10 सेंटीमीटर जो है वो ठीक ठाक बड़ा है एज कंपेयर टू जो 2 सेंटीमीटर साइज है मैग्नेट का, है ना। तो इसलिए मैं यहां पर ये जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है वो ले रहा हूं, और जो वैल्यू आई उसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू कह दे रहा हूं। तो बच्चों कुल मिलाकर के मैंने मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एट एन एक्सियल पॉइंट जो फील्ड आती है उसका फॉर्मूला लगाया है विथ एन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ठीक ठाक बड़ा है एज कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू में पता ही है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। साथ ही साथ म्यू टोटल जो है वो कितना आया था। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम लोग 6.4 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, इसके अलावा और क्या था नीचे, इसके अलावा था 2 पाई और x की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 की पावर 3। तो ये जो है लगभग इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10 की पावर -3 टेस्ला। और 10 की पावर -3 टेस्ला जो वैल्यू है ये एक्चुअली एक और यूनिट के बराबर होती है, ये हो जाता है 10 गॉस, है ना। एक और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं गॉस, ठीक है। तो बच्चों ये जो 10 गॉस की वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड की, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड सच अ मैग्नेट कैन इजीली डिफ्लेक्ट अ कॉम्पस नीडल, है ना। क्योंकि कॉम्पस नीडल बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही अलाइन होने की कोशिश करता है, राइट। आप किस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक कॉम्पस को रख रहे हैं उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का कौन सा कॉम्पोनेंट वो यूज करेगा। अब उसके अलावा अगर इस मैग्नेट को भी हम लोग रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन में फर्क आएगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है ना, एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इट इज एक्चुअली 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक जो कि है हिस्टेरेसिस। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सोलेनॉइड लेने वाले हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एक सोलेनॉइड ले रहे हैं और उसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि शुरुआत में यहां पर करंट जो है सोलेनॉइड में वो कितना है, 0 है। तो आप देखिए यहां पर एक ग्राफ यहां पर आपको दिख रहा है जो है y एक्सिस पर bm है और x एक्सिस पर b0 है। यहां पर b0 है
म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, है ना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो फील्ड है जो उस फेरोमैग्नेट को मैग्नेटाइज कर रही है। और ये बीएम क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फेरोमैग्नेट, है ना, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, जब करंट जीरो था तो उस समय आप देखिए कि लोकेशन ए है, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब करंट जीरो है तो उस फेरोमैग्नेट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, वो आ रही है जीरो। और ऑब्वियस भी है क्योंकि शुरुआत में जब नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो रहेगा, है ना, तो क्या हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट मोमेंट है ना, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है बिकॉज ऑफ दैट फेरोमैग्नेट, वो आएगा जीरो। ठीक है, अब देखिए मान लो बच्चों हम लोगों ने क्या करा, हम लोग करंट की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिए, है ना। करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि बी नॉट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, डोमेन्स जो है अलाइन होने लगेंगे, जिसकी वजह से बीएम जो है वो बढ़ने लगेगा, है ना। बीएम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फेरोमैग्नेट ओनली। तो आप देखिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना। बी पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद जो है अब हम लोग बी नॉट को बढ़ाएंगे भी तो भी कोई खास फर्क नहीं आएगा बी एम में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उसके बाद करंट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करना चालू कर दिए। तो हम लोगों ने क्या हासिल किया आइए देखते हैं। बी से जो ग्राफ है वो ए तक वापस रिट्रेस नहीं हुआ, वो गया सी तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट जीरो हमने कर दिया, कम करते करते करंट को जीरो कर दिया, मतलब बी नॉट की वैल्यू जब जीरो हो गई तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ फेरोमैग्नेट वो जीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, उसने कुछ मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिटेन कर दिया, है ना। उस फेरोमैग्नेट की वजह से अभी भी जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह रही है ना। इसका मतलब उसने पूरी तरीके से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करा है। डोमेन्स अभी भी जो है वो अलाइंड है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड ने चाहा था, है ना। कुछ पोर्शन तो कम हुआ है, इसीलिए तो बी से वैल्यू थोड़ी कम होकर के सी पर आ गई, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से जीरो नहीं हुआ है। क्लियर है ये बात। तो अभी तक हम लोगों ने बात कहां से कहां तक करी, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। मतलब कि करंट जीरो था, करंट को बढ़ाते गए, मैग्नेटाइजेशन जो है वो सैचुरेशन को रीच कर गया, फिर हम लोग करंट को वापस से कम करते करते कहां ले आए, जीरो पर ले आए। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो फेरोमैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से लूज नहीं करा है। तो देखिए बच्चों, अब तक जो बातें हम लोगों ने देखी उसको यहां पर नोट कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड, है ना, शुरुआत में वो मैग्नेटाइज नहीं था। प्लेस इट इन अ सोलेनॉइड एंड इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, जैसा हम लोगों ने करा। अब हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बीएम इन द मटेरियल राइजेस एंड सैचुरेट्स एट बी, है ना, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, यहां पर सैचुरेशन आपको नजर आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। वी डिक्रीज करंट, और उसके साथ ही साथ ऑब्वियस है कि बी नॉट भी इसका मतलब कम हो रहा है, एंड रिड्यूस इट टू जीरो, है ना। करंट को कम करते 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 हम लोग कितना कर दिए, जीरो कर दिए। और हमने क्या देखा कि जब बी नॉट की वैल्यू जीरो हो गई तो बीएम की वैल्यू जीरो नहीं हुई। साथ ही बच्चों, द वैल्यू ऑफ बीएम एट बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमेनेंस, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो सी पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर जो बीएम की वैल्यू है वो बेसिकली क्या कहला रही है, रिटेंटिविटी या फिर रेमेनेंस। और ऐसा नाम क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ये बता रहा है एक तरीके से कि कितना रिटेंशन हो रहा है, कितना वहां पर वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर रहा है ना। तो इसीलिए इसका नाम रिटेंटिविटी या फिर रेमेनेंस पड़ा। द डोमेन्स आर नॉट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड इवन दो द एक्सटर्नल ड्राइविंग फील्ड हैज बीन रिवर्स्ड। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोगों ने करंट को जीरो करना चालू कर दिया और इनफैक्ट करंट को जीरो भी कर दिया, तो भी डोमेन्स जो है वो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड नहीं हो पाए, ऑल्दो एक्सटर्नल ड्राइविंग फील्ड जो है वो क्या हो गई थी, अब इनफैक्ट हम लोगों ने उसको जीरो कर दिया और अब तो रिवर्स भी करने वाले हैं, है ना। तो अब देखिए अगला काम हम लोग क्या कर दिए, करंट को स्लोली बढ़ाने भी लगे, है ना।
तो चलिए बच्चों अब सी के और पीछे की बात करते हैं ना। तो जैसे कि सी से एफ और एफ से डी की बात करते हैं, तो सी से एफ की जो जर्नी हो रही है इसमें क्या हो रहा है कि करंट को बेसिकली हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि कुछ डोमेन्स जो थे, जो अभी भी पुरानी डायरेक्शन में फ्लिप थे, अब वो भी पलट गए। और जिसकी मदद से क्या हो रहा है, जिसकी मदद से अब कंप्लीटली रैंडमाइजेशन हो रहा है। और अब जो है बीएम की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने करंट को क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, और कुछ वैल्यू उसकी आ गई ठीक ठाक, तब हम लोग देख पा रहे हैं कि वापस से जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो क्या कर गया, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से लूज कर चुका है एट एफ। तो देखिए बच्चों, यही बात 7th पॉइंट में लिखी है कि सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड until the net field inside stands nullified. The value of H at F is called coercivity. तो ये दो टर्म आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। एक तो हो गया रिटेंटिविटी और रेमेनेंस, और अगला टर्म कौन सा है, कोएर्सिविटी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये जो रिवर्स्ड करंट है इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड में, और इसके कारण हमें क्या मिलेगा, इस बार हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन मिलेगा। आइए आपको डायग्राम में मैं दिखाता हूं। ये देखिए डी पॉइंट पर वापस से क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। अब और आप करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से जो काम कर रहे थे अभी उसको ऑपोजिट तरीके से कर रहे हैं ना। द करंट इज रिड्यूस्ड एंड रिवर्स्ड। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल रहा है, एक साइकिल मिल रहा है जो लगातार अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। और हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो ए बी है वो रिट्रेस नहीं कर रहा था। आइए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जो ए से बी वाला रास्ता है वो वापस से रिट्रेस करके बी ए पर नहीं आया, है ना। ए से बी, बी से एफ, एफ से डी, डी से ई, ई से बी। तो ये रास्ता इनफैक्ट ये फॉलो कर रहा है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि ए बी जो है वो रिट्रेस नहीं कर रहा है अपने आप को, जब बी नॉट की वैल्यू को हम लोगों ने कम किया, है ना। तो वो ए से बी से ए नहीं आया, याद है, वो बी से सी की तरफ गया। तो फॉर अ गिवन वैल्यू बी नॉट, बी एम इज नॉट यूनिक, है ना, वो यूनिक तो नहीं है। जैसे कि जब बी नॉट की वैल्यू अगर हम लोग एक माने, है ना, किसी एक पर्टिकुलर बी नॉट पर अगर हम लोग देखेंगे तो बी एम की वैल्यू जो है वो कोई यूनिक वैल्यू देखिए नहीं आ रही है। इनफैक्ट वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि बी नॉट की जो वैल्यू आई है वो किस तरीके से आई है ना। जैसे बढ़ करके फिर घट करके आई है, या घट करके फिर बढ़ करके आई है, किस तरीके से वो बी नॉट की वैल्यू अटेन हुई है उस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो देखिए बच्चों वही बात यहां पर लिखी है, बी एम इज नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस, मतलब लैगिंग बिहाइंड। हिस्टेरिसिस का बेसिक मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, है ना, लैग करना। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ए से बी, है ना, ये जो रास्ता था इसको अगर ये फॉलो करती, बी से ए वापस आ जाती, तो इसका मतलब कोई लैग नहीं होता। लेकिन अब जो है वापस से बी एम की वैल्यू जीरो एक डिलेड रास्ते से हो रही है ना। ये बी से सी से फिर एफ गई, तो एक तरीके से जितना फास्ट ए से बी वाला रास्ता था उतना फास्ट बी से एफ वाला रास्ता नहीं है, तो ये लैग कर रही है। अब बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो अपने रास्ते को रिपीट नहीं कर रहा था, है ना। जिस तरीके से ए से बी गया उस तरीके से वो बी से ए वापस नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर, और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि डोमेन्स लगातार फ्लिप कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, हीट का डिसिपेशन तो होगा ही। तो वही यहां लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल इंक्रीजेस ड्यूरिंग सच अ प्रोसेस। और एक और चीज है कि एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप is proportional to the thermal energy developed per unit volume of the material as it goes through the hysteresis cycle, है ना। तो ये बेसिकली एक लॉ है। तो बेसिकली बच्चों वो लॉ ये रहा, स्टीनमेट्ज़ लॉ। इसमें बेसिकली वो यही बात कहता है कि द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ड्यूरिंग अ साइक्लिक चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन रेज टू द पावर 1/1.6, है ना। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आता है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो BM है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, वही तो कहलाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसकी 1.6 पावर के प्रोपोर्शनल होता है क्या,
ये जो एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो रही है। वैसे तो अपने को ये पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पर चूंकि आपको हो सकता है कि क्यूरियोसिटी हो, तो उसी को फुलफिल करने के लिए मैंने ये लॉ आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि जितना ज्यादा एरिया होगा, है ना, एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप जितना ज्यादा होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि BM की जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट का डिसिपेशन। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 3 केसेस दे रखे हैं ना, 3 अलग अलग ग्राफ्स दे रखे हैं हमारे को, तो मैं आपको तीनों केसेस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप देखिए कि जो पहला ग्राफ है ना, वो जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है एलनिको का, मतलब एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, इसके एक एलॉय का एक एग्जाम्पल हो सकता है ना, उसके लिए ग्राफ हो सकता है मैग्नेटाइजेशन वर्सेस B0 का ग्राफ। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इट इज वेरी हार्ड टू डीमैग्नेटाइज। एक बार जब ये मैग्नेटाइज हो जाता है, तब आप मैग्नेटिक, है ना, तब आप B0 को 0 भी कर दीजिए तो भी ये बहुत कम लूज करता है, मैक्सिमम ये जो मैग्नेटिक शक्ति है उसको रिटेन कर लेता है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाले केस में क्या हो रहा है, हार्ड टू डीमैग्नेटाइज, है ना, डीमैग्नेटाइज, है ना। और साथ ही साथ ऐसे मटेरियल जो है वो क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम वेरी गुड परमानेंट मैग्नेट्स, है ना। यही तो हम लोग चाहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, कि एक बार उन्हें हम लोग क्या कर दें, मैग्नेटाइज कर दें, उसके बाद वो अपनी शक्ति को जो है बरकरार रखें। ठीक है, अब जो दूसरा ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पहले और दूसरे ग्राफ में बेसिकली फर्क हो जा रहा है इस चीज का, कोएर्सिविटी का, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि जो कोएर्सिविटी है वो क्या है, वो B में थोड़ी कम है। तो बच्चों B में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज A के कंपैरिजन में तो थोड़ा इजीली हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट कुड बी यूज्ड एज कंप्यूटर मेमोरी मटेरियल। तो देखिए बच्चों, वही दोनों बातें मैंने यहां लिख दी कि ये मैग्नेटाइजेस और डीमैग्नेटाइजेशन जो है इसका ज्यादा इजीली होता है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कंप्यूटर मटेरियल, है ना, के फॉर्म में यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अब जो आखिरी ग्राफ है उसको एनालाइज करते हैं। यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मटेरियल है ना, इट वुड बी यूजफुल फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर ऑल्टरनेटिंग करंट डिवाइसेस वेयर जीरो हिस्टेरेसिस वुड बी ऑप्टिमल, है ना। बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे डिवाइसेस भी चाहते हैं जिनमें जब करंट हम लोग, जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग उसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं ना, तभी वो मैग्नेटिक पावर अपना दिखाए। जब हम लोग उसे क्या कर दे रहे हैं, जब हम लोग करंट को वापस से 0 कर दे रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी शक्ति को जो है, मैग्नेटिक शक्ति को वो वापस से क्या कर दे, लूज कर दे। तो ऐसा जनरली रिक्वायरमेंट होता है कहां पर, ट्रांसफॉर्मर्स में या फिर अदर ऑल्टरनेटिंग करंट डिवाइसेस में, जहां पर जीरो हिस्टेरेसिस हो तो सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो देखिए वही बात बच्चों मैंने यहां लिख दी कि ये कहां पर यूजफुल होगा, ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर AC डिवाइसेस में, जहां पर क्या होगा, जहां पर जीरो हिस्टेरेसिस वुड बी ऑप्टिमल। और इसका एक एग्जांपल हो सकता है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये 4 लेक्चर्स का जो ये चैप्टर था, ये शॉर्ट एंड स्वीट एज वेल एज इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, एंड आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी इस चैप्टर में। और अगर कहीं दिक्कत आई होगी देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।